रुद्रा एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, काफ़ी लंबे समय से हम लोग तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे हैं और हर समास में हर प्रकार के जहाँ तक संभव हो सकता है लक्षणों को बताया गया है, बताया भी जाएगा, ताकि उन लक्षणों को ध्यान में रख कर के आप अपनी विधिवत रूप से तैयारी कर सकें। और उसी क्रम में तत्पुरुष समास को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्ययन करेंगे अपादान तत्पुरुष समास का। तो आइए हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास को। अपादान तत्पुरुष समास, ठीक। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान जो है अप धन अ धन दा धन अन, अप उपसर्ग अ उपसर्ग दा मूल शब्द और अन प्रत्यय को मिला करके बना है अपादान, ठीक। ये सबका सम्मिलित रूप है अपादान। अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है दूर करना या पृथक्करण। पृथक्करण, अलग, अलगता, विलगता इत्यादि होता है। अब का मतलब होता है दूर करना, पृथक्करण, अलगता या विलगता, सबका एक ही अर्थ होता है अलग करना। कहने का मतलब कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है या एक पद दूसरे पद से अलग होता है, एक शब्द दूसरे शब्द से अलग होता हुआ नजर आता है या दिखाई देता है या अनुभव होता है, तो वहां पर हमेशा अपादान होता है, ठीक। जहां पर अलगाव की भावना हो वहां पर अपादान कारक होता है। इसका पहचान क्या है? इसका पहचान है से, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, करण का भी पहचान से है, करण का भी पहचान से है और अपादान का भी पहचान से है। करण का भी पहचान से और अपादान का भी पहचान से, लेकिन दोनों में अंतर है। जो करण है वह साधन युक्त होता है। क्या होता है? साधन युक्त। और जो अपादान होता है यह अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, अलग होने के रूप में, ठीक। जो करण कारक है वह उसका भी पहचान से, लेकिन यह साधन युक्त होता है। और अपादान जो होता है उसका भी पहचान से, लेकिन यह अलग होने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे हम बता दें, यहां पर उदाहरण ले लें, हस्त लिखित, हस्त लिखित, इसमें यह यदि सामासिक पद दिया हुआ है, पहला पद इसमें है हस्त और दूसरा पद है लिखित, इसका समास विग्रह क्या होगा? हस्त से लिखित, ठीक। यहां भी देखिए से आया है, यह से यहां भी है और यहां भी है, लेकिन जब इस सामासिक पद का समास विग्रह हमने किया तो हमने देखा कि यह जो से है एक साधन की ओर संकेत कर रहा है, और वह साधन क्या है? हस्त है। लिखित लिखा गया है, लेकिन किस से लिखा गया है? हस्त से लिखा गया है। यह से साधन की ओर संकेत कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा? करण कारक होगा। इसमें क्या होगा? करण होगा, ठीक है ना। और वहीं पर यदि हम दूसरा उदाहरण ले लें, देश निकाला, देश निकाला,
तो इसमें देश पहला पद और निकाला होगा दूसरा पद, इसका समास विग्रह क्या होगा? देश से निकाला। निकाला गया है, लेकिन कहां से निकाला गया है? देश से निकाला गया है। ठीक है ना? कहने का मतलब जो पहला पद है, जो पहला पद, यह इस बात का संकेत कर रहा है कि यहां से इसका निष्कासन किया गया है, यानी एक देश से अलग होकर के वह दूसरे देश में प्रविष्ट हुआ है या गया हुआ है, इससे अलग हुआ है। तो यह जो प्रथम पद है वह अलगता के भाव को प्रदर्शित करता है, इसलिए यहां पर क्या होगा? अपादान। अपादान होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पद मिल करके विलगता अलगता के भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। और एक बात और कि अपादान होता कहां है? उस पद में जो पद स्थिर होता है। ठीक है ना? मतलब अब इसी उदाहरण में देख लीजिए, देश से निकाला, देश यहीं पर है, देश यहीं पर है, कहीं पर गया नहीं है, लेकिन निकाला गया है। यह निकल करके मतलब इससे अलग होकर के जा रहा है। तो यह स्त्री, यह जो देश नामक शब्द है, यह स्थिरता के भाव को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसमें ही अपादान होगा। आई बात समझ में? तो अपादान तत्पुरुष समास कहां होता है? जहां पर एक पद दूसरे पद से, एक वस्तु दूसरी वस्तु से, एक शब्द दूसरे शब्द से अलगता के भाव को प्रदर्शित करते हो, अलग होने के भाव को प्रदर्शित करते हो, वहां पर हमेशा क्या होता है? अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है? अब एक चीज और, हम कैसे पहचानेंगे कि किसी समासिक पद में ये अपादान तत्पुरुष समास है? तो उसके पहचान करने भी का भी एक तरीका है, एक नियम है, उसके ओर देखिए। हम कैसे पहचानेंगे कि अपादान तत्पुरुष समास है अथवा नहीं है? इसके लिए द्वितीय पद में, द्वितीय पद में यदि ये जो यहां पर लिखे गए हैं जितने भी शब्द यदि हों, तो वहां पर हमेशा अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे मुक्त है, अगर हम लिखें कार्य मुक्त, कार्य मुक्त, कार्य इसका क्या होगा समास विग्रह? कार्य से मुक्त। ठीक, कार्य प्रथम पद और मुक्त द्वितीय पद। कार्य से मुक्त, पहले कार्य कर रहा था कोई आदमी, लेकिन अब वह मुक्त हो चुका है, कार्य नहीं कर रहा है। कहने का मतलब कि वह कार्य से हमेशा के लिए छुटकारा पा गया है, वह कार्य से विरत हो रहा है, कार्य से अलग हो रहा है। इसलिए यहां पर क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास। ठीक। देह मुक्त, देह मुक्त, पहले देहधारी था, लेकिन अब देह से, शरीर से मुक्त हो रहा है। मुक्त होने का मतलब अलग हो रहा है। कहां से अलग हो रहा है? देह से अलग हो रहा है, शरीर से अलग हो रहा है। तो यहां पर भी अपादान तत्पुरुष समास होगा। उसी प्रकार से कार्यभ्रष्ट, 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 देह रहित, देह रहित, देह रहित का क्या होगा? देह से रहित। यहां पर देखिए, देह माने शरीर, रहित का मतलब खाली हो जाना, छोड़ देना, त्याग देना या अलग हो जाना। तो यहां पर देह से रहित अलग हो रहा है। ये जो दूसरा पद हमारा है, पहले पद से अलग होने की भावना को व्यक्त कर रहा है। इसका पहचान यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? पदच्युत, पदच्युत, कर्मच्युत,
धर्मच्युत, पदच्युत का मतलब कि पद से हटाया जाना। पदच्युत लिखा है, पदच्युत, पद पहला पद होगा और च्युत होगा दूसरा पद। इसका क्या होगा, पद से हटाया जाना। पहले कोई व्यक्ति पद पर बैठा हुआ था, पदासीन था, लेकिन उसको पद से हटाया गया, तो पद से अलग होने की भावना को यहां पर यह व्यक्त कर रहा है। उसी प्रकार कर्मच्युत है, कर्म से च्युत, कर्म से हटाया गया, और धर्मच्युत, धर्म से हटाया गया। मतलब कि यहां पर ये तीनों उदाहरण, यह जो शब्द है, यह इस बात का संकेत कर रहा है कि प्रथम पद से वह द्वितीय पद अलग हो रहा है, विलक्षणता के भाव को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यहां पर भी अपादान तत्पुरुष समास होगा। उसी प्रकार से है देश निकाला, देश निकाला, इसका क्या होगा, देश से निकाला, देश से निकाला। कोई व्यक्ति देश में रह रहा है लेकिन उसको निकाला गया, देश से अलग किया गया, तो यहां पर भी वही होगा। देशद्रोह, देशद्रोह, कर्मद्रोह, कर्मद्रोह, धर्मद्रोह, देशद्रोह, देश से द्रोह करना, धर्मद्रोह, कर्मद्रोह, कर्म से द्रोह करना, धर्मद्रोह, धर्म से द्रोह करना, ठीक है ना। रूप वंचित, रूप वंचित, यह भी देख लीजिए, रूप वंचित का क्या होगा, रूप से वंचित, यानी रूप से वह वंचित है, रहित है, अलग हो रहा है यहां पर, तो यहां पर भी अपादान तत्पुरुष समास होगा। इसको देख लीजिए, कार्य रहित, कार्य रहित, देह रहित, रहित, धर्म रहित, कार्य रहित, मतलब कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन अब वह रहित हो गया है, वंचित हो गया है, अलग हो गया है। किससे अलग हो गया है, कार्य से अलग हो गया है। देश रहित, देह रहित, देहधारी था लेकिन अब देह से रहित हो गया है, देह से वंचित या अलग हो गया है। धर्म रहित, पहले धार्मिक पद पर आसीन था लेकिन अब वह धर्म से रहित हो गया है। पहले वह धर्म को मानता था लेकिन अब धर्म को नहीं मानता है, वह धर्म से रहित हो गया है, यानी धर्म से अलग हो गया है। ये सारे के सारे उदाहरण जो है अपादान तत्पुरुष समास के हैं। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। हमारे समझ से अपादान तत्पुरुष समास आप लोग समझ गए होंगे, और अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं संबंध तत्पुरुष समास की ओर। ठीक, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध का यदि हम संधि विच्छेद करें तो सम धन बंध होगा। ठीक, सम का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, सम का अर्थ क्या होता है, पूर्ण रूप से, और बंध का मतलब बधा हुआ, बधा हुआ। ठीक, सम का मतलब पूर्ण रूप से और बंध का मतलब बधा हुआ है। कहने का मतलब जब एक पद दूसरे पद से पूर्ण रूप से बधे हुए होते हैं तो वहां पर क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है ना। इसको हम संबंध को मिलाप भी कह सकते हैं, मिलाप, रिश्ता, संयोग आदि के नाम से हम जान सकते हैं। ठीक ना। संबंध का मतलब हम मिलाप, रिश्ता या संयोग के नाम से
जान सकते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूर्ण रूप से बंधा हुआ होता है। ठीक, अब संबंध होता कितने प्रकार का है तो यह देख लीजिए। संबंध पहला होता है पिता पुत्र का संबंध, पिता पुत्र का संबंध कहने का मतलब देख लीजिए। अच्छा, दूसरा होता है पति पत्नी संबंध, और तीसरा होता है स्वामी सेवक संबंध, और चौथा होता है गुरु शिष्य संबंध। ठीक, ये 4 प्रकार के संबंध होते हैं। तो इसमें देखिए कहने का मतलब कि यहां जो भी कुछ भी लिखा है यह यदि कहां आता है दूसरे पद में, किस पद में, द्वितीय पद में। ठीक, यदि द्वितीय पद में आते हैं ये सब शब्द तो वहां पर हमेशा संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे यहां पर हम लिखें बाल पिता, बाल पिता, तो इसमें देखिए बाल है पहला पद और पिता है दूसरा पद। इसका समास विग्रह क्या होगा, बालक के पिता या बालकों के पिता। तो इसका एक चीज हमने नहीं बताया, इसका जो पहचान होता है का, के और की होता है। ठीक, दोनों पदों के बीच यानी कोई समासिक पद दिया हुआ है, जब उसका हम समास विग्रह करते हैं तो यह समास विग्रह करने के बाद दोनों पदों के बीच यह पहचान हमको प्राप्त होते हैं, यह दिखाई देते हैं। इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। इसी पहचान से ही हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर किसी समासिक पद में संबंध तत्पुरुष है अथवा नहीं है। ठीक है, तो बाल पिता का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, बालकों के पिता, तो बीच में क्या आया, के आया, यानी एक पहचान हमको प्राप्त हुआ। इसी पहचान से हम लिख सकते हैं आसानी से कि यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक, उसी प्रकार से है जनक पुत्र, जनक पुत्र, जनक पुत्र, जनक के पुत्र। ठीक है, सीता उसी प्रकार से है सीता पुत्र, सीता के पुत्र, माता पुत्र, माता के पुत्र, है ना, राम पुत्र, राम के पुत्र, दशरथ पुत्र, दशरथ के पुत्र। ठीक, तो ये दोनों यदि द्वितीय पद में आ रहे हैं तो वहां पर दोनों पदों के बीच में हमको कुछ नहीं करना है, पिता आ जाए चाहे पुत्र आ जाए, कहां आ जाए, समासिक पद के द्वितीय पद में। तो हम समास विग्रह करते समय क्या करेंगे कि जो प्रथम पद है उसके बाद इनमें से कोई एक लगाएंगे जो उचित प्रतीत होता है, और वहां पर हमेशा क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास। उसी प्रकार से है पति और पत्नी, ये भी यदि द्वितीय पद में आते हैं तो वहां पर हमेशा क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास। जैसे रामपति, देखिए यहां जो पति लिखा गया है, यहां जो पति लिखा गया है, पति का मतलब स्वामी होता है। पति का मतलब क्या होता है, स्वामी। ठीक, पति का मतलब किसी स्त्री का पति नहीं, वो तो होता ही है, लेकिन पति का मतलब स्वामी भी होता है। तो यहां पर यह मत समझिएगा कि राम के पति मतलब राम कोई स्त्री नहीं है, राम तो पुल्लिंग है, तो इसका कोई पति नहीं होगा, लेकिन होगा, कैसे होगा, पति का मतलब जब हम स्वामी से लगाएंगे पति का अर्थ तब होगा। तो राम पति का समास विग्रह क्या होगा, राम के पति, है ना। उसी प्रकार से होगा सीतापति, सीतापति, सीता प्रथम पद और पति द्वितीय पद। ठीक, भूपति, भूपति, भू हो गया प्रथम पद और पति हो गया
द्वितीय पद। भू माने पृथ्वी, पति माने स्वामी, पृथ्वी के स्वामी। भूपद का मतलब पृथ्वी के स्वामी। यहां भी के आया। के किसका पहचान है? संबंध तत्पुरुष समास का। ठीक, उसी प्रकार से पत्नी को लिया जाए तो होगा दशरथ, दशरथ पत्नी, जनक पत्नी, पत्नी। इसका क्या होगा? दशरथ की पत्नी, जनक पत्नी का मतलब जनक की पत्नी है ना, राम पत्नी, ठीक, बाल पत्नी, पत्नी, ये सब होगा। इसी प्रकार से जो तीसरा खंड है, तीसरा प्रकार है स्वामी और सेवक का संबंध भी होता है। स्वामी, इसको हम लिख सकते हैं, क्या होगा इसका उदाहरण? भूस्वामी, भूस्वामी, भू प्रथम पद और स्वामी होगा द्वितीय पद। इसका मतलब क्या होगा? इसका समास विग्रह क्या होगा? भू माने पृथ्वी के स्वामी। यहां भी के आया ना, भू के स्वामी। ठीक, भू प्रथम पद और स्वामी द्वितीय पद, ये बीच में हमको क्या मिला? एक पहचान जो संबंध तत्पुरुष समास का पहचान है। ठीक है ना। सेवक, जन सेवक, राम सेवक, सेवक, ग्राम सेवक। ठीक है ना। जन सेवक, जनता के सेवक, राम सेवक, राम के सेवक, ग्राम सेवक, ग्राम के सेवक। यानी यह सेवक भी द्वितीय पद में आया है। इस हिसाब से हमने जो कि पहले ही बता दिया है कि ये सब शब्द यदि द्वितीय पद में आते हैं तो वहां पर क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास। और दोनों पदों के बीच में जब हम समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में इनमें से कोई एक पहचान जो जो उचित प्रतीत होता है उसको हम लगाएंगे। लेकिन कहाँ लगाएंगे? प्रथम पद के बाद। कहने का मतलब कि दोनों पदों के बीच में। इसी प्रकार से जो चौथा प्रकार है, जो सबसे पवित्र और महान प्रकार माना जाता है, जो संबंध सबसे पवित्र संबंध माना जाता है, वह क्या है? गुरु और शिष्य का संबंध है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं जगत गुरु, जगत गुरु। इसका क्या होगा समास विग्रह? जगत के गुरु, संसार के गुरु। ठीक है ना। राम गुरु, राम गुरु, श्याम गुरु। यहां भी देखिए तीनों में गुरु जो शब्द आया है, इस सामासिक, ये पूरा का पूरा क्या है? सामासिक पद है। ये पूरा पूरा क्या है? सामासिक पद है। अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जगत के गुरु, जगत प्रथम पद, गुरु द्वितीय पद, और बीच में किसका प्रयोग करना है? जब हम जानते हैं कि जब यह शब्द द्वितीय पद में आएगा तो प्रथम पद के बाद हम क्या लिखेंगे? यह पहचान। ठीक है ना। राम गुरु, राम के गुरु, श्याम गुरु, श्याम के गुरु। उसी प्रकार से अगर हम इसको लें तो क्या होगा? शिव शिष्य, शिव के शिष्य। यहां पर शिष्य द्वितीय पद में आया है। ठीक है ना। शिव शिष्य। इसके बाद देव शिष्य, देव शिष्य, देवताओं के शिष्य। देव शिष्य का मतलब देवताओं के शिष्य। यहां पर भी शिष्य द्वितीय पद में और देव प्रथम पद में आया है। ठीक है ना। हम यह भी लिख सकते हैं गुरु शिष्य, गुरु शिष्य, गुरु के शिष्य। इसका क्या होगा? गुरु के शिष्य। ठीक, गुरु के शिष्य।
ठीक है ना। तो ये सारे के सारे उदाहरण जो ये संबंध हमने बताया 4 प्रकार के होते हैं, इन्हीं से संबंधित। कहने का मतलब कि अगर जिस किसी सामासिक पद में इन शब्दों में से कोई एक शब्द उत्तर पद में प्रयुक्त हुआ हो तो वहां पर सदैव संबंध तत्पुरुष होता है, और उसका समास विग्रह करते समय हमको कुछ नहीं करना है, केवल प्रथम पद के बाद इस पहचान में से किसी एक पहचान को लिखना है, लेकिन जो उचित प्रतीत होता है। ठीक, इसके बाद कुछ और भी ऐसे शब्द होते हैं जो यह बताते हैं कि यहां पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो ऐसे कौन से शब्द हैं, देखिए यहां पर लिखा गया है ये, लेकिन ये शब्द कहां होंगे, हमेशा द्वितीय पद में, द्वितीय पद में। ये द्वितीय पद में कहने का मतलब कि सामासिक पद के द्वितीय पद में यानी उत्तर पद में इनमें से कोई एक आता है। पात्र, पद्धति, योग, धारा, दान, उदय, उत्थान, आहुति, अनुशासन, नायक, दार, अधीन, भक्त, इनमें से कोई एक शब्द आता है तो समास विग्रह करते समय प्रथम पद के बाद हम वही लगाएंगे का, के, की, यानी उनमें से कोई एक पहचान लगाएंगे और हमारा समास विग्रह तैयार हो जाएगा। ठीक है। जैसे एक उदाहरण हम ले रहे हैं, भिक्षा पात्र। ठीक है, भिक्षा पात्र, इसमें भिक्षा है प्रथम पद और पात्र है द्वितीय पद। अब इसका हमको कह दिया गया, मतलब पेपर में हमको मिला कि इसका समास विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। तो इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि यह पात्र यहां जबकि लिखा हुआ है, पात्र द्वितीय पद में है, तो हम क्या करेंगे, भिक्षा और पात्र लिख देंगे। ठीक है ना, यह पहला पद, यह दूसरा पद हो गया, और बीच में हमको क्या लगाना है, का, के, की। तो यहां हम क्या लिख देंगे, का ना। हमने क्योंकि पहले ही बताया कि इनमें से कोई एक शब्द है, कहां है, उत्तर पद में, तो प्रथम पद के बाद हम क्या लगाएंगे, का, के, की, लेकिन कब, समास विग्रह करते समय। ठीक है ना, तो भिक्षा पात्र हो गया। उसी प्रकार से है दान पात्र। दान पात्र का क्या होगा, दान का पात्र। ठीक, शिक्षा पात्र, शिक्षा का पात्र। दान पात्र, दान का पात्र, शिक्षा पात्र, शिक्षा का पात्र। ठीक, उसी प्रकार से यदि हम दूसरे उदाहरण को ले, दूसरे शब्द को ले, तो क्या होगा, शिक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति, अनुशासन पद्धति, शिक्षा पद्धति, इसका समास विग्रह होगा शिक्षा की पद्धति। अनुशासन पद्धति का समास विग्रह होगा अनुशासन की पद्धति। नया, ठीक, ये होगा। और उसी प्रकार से है, योग को यदि हम लें तो क्या होगा, कर्म योग, कर्म योग का समास विग्रह होगा कर्म का योग, धर्म योग, धर्म का योग ना, गणित योग, गणित योग का क्या होगा, गणित का योग। ठीक, उसी प्रकार से धारा है, जल धारा, जल की धारा, जल धारा का क्या होगा, जल की धारा, कर्म धारा, कर्म की धारा ना, धर्म धारा, धर्म की धारा। ठीक, ये सब धारा शब्द द्वितीय पद में आ रहे हैं। और उसी प्रकार से है दान, कर्मदान, भूदान, गौदान। ठीक ना, गौदान, भूदान, ठीक है ना, धर्मदान, शिक्षादान,
ठीक, गौदान गाय का दान, भूदान भू का दान, धर्मदान धर्म का दान, शिक्षा दान शिक्षा का दान। ठीक, इसके बाद उदय है, उदय क्या क्या होगा? पूर्वोदय, पूर्वोदय, कर्मोदय, कर्मोदय, पूर्वोदय पूर्व का उदय, कर्मोदय कर्म का उदय, धर्मोदय धर्म का उदय ना, शरीरोदय शरीर का उदय। ठीक है ना। इसी प्रकार से है उत्थान, कर्मोत्थान, धर्मोत्थान, कर्मोत्थान कर्म का उत्थान, धर्मोत्थान धर्म का उत्थान, शरीरोत्थान शरीरोत्थान, शरीरोत्थान शरीर का उत्थान, है ना। तो इसी प्रकार से अन्य भी उदाहरण का, हमारे कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब, इनमें से कोई एक शब्द यदि समासिक पद के दूसरे पद में आता है, मतलब उत्तर पद में आता है, तो प्रथम पद के बाद का के की लगाएंगे या उसका प्रयोग करेंगे और वहां पर हमेशा संबंध तत्पुरुष समास होता है। ठीक, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है, पुनः मिलेंगे अगले दिन।